फियर को सामने रख करके आप अपनी प्रोजेक्शन जो है ना आप अपकमिंग ईयर्स की आते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने ईयर्स की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। 3 इयर्स की प्रोजेक्शन इट्स अ गुड वन, रीजनेबल वन। 5 इयर्स की प्रोजेक्शन रीजनेबल वन। बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं तो 10 इयर्स तक की प्रोजेक्शन करते हैं। ज्यादा अगर हम बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए अगर प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पर एक छोटा सा इशू हमारे पास आता है, एक उसकी लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि ये परसेंटेजेस जो हम दे रहे हैं पैरामीटर्स की, ये जरूरी नहीं है कि अगले 10 साल तक इसी तरह से स्ट्रेट लाइन होकर चल रही है, ठीक है। तो एवरेज यकीनन फ्लक्चुएट कर रहा होगा। तो इसी वजह से अगले 10 साल की प्रोजेक्शन हम कर सकते हैं, 10 साल 20 साल 25 साल जितने इयर्स की प्रोजेक्शन आप करना चाहें वी कैन डू दैट, राइट। लेकिन एक सिंगल ग्रोथ रेट या सिंगल परसेंटेज के साथ आप अगर 10 या 15 साल की प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो आगे आने वाले इयर्स की जो प्रोजेक्शन है ना वो थोड़ी सी एरोनियस हो जाएगी, यानी एरर उसमें ज्यादा हो सकता है, उसकी एक्यूरेसी जो है ना वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। बिकॉज 10 साल आगे आप फोर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं नंबर्स को, और आप अपनी असम्पशन जो लेकर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार जो मैंने अस्यूम किया था कि ऑन एवरेज सेल्स 8% पे बढ़ेगी वही अगले 10 साल तक 8% ही बढ़ेगी, तो ये एवरेज असम्पशन है। चलें ठीक है, 2-3 साल आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम उसको स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, 5 साल तक भी हम कंफर्टेबल, लेकिन 15 साल 20 साल इतने लंबे अरसे के लिए एक ही उस पर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, डज नॉट मेक अ गुड सेंस, एक अच्छा सेंस नहीं बना। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेगा प्रोजेक्ट वगैरह अगर इस तरह का है जिसमें आपको प्रेडिक्शन अगर लंबे अरसे के लिए करनी है तो वहां पर आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर 2 तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। एक तरीका ये है कि मैंने पैरामीटर की सिंगल वैल्यू अज्यूम कर ली जो इस वक्त हमारे सामने मॉडल में है, तमाम पैरामीटर्स की एक ही वैल्यू है। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं आगे आने वाले एयर्स को मल्टीपल पैचेस में स्प्लिट करूं। मिसाल के तौर पे अगले जो 5 साल हैं मैं 5 साल को 2 इयर्स के पैच में स्प्लिट करूं या फिर 3 इयर्स के पैच में स्प्लिट करूं। मैं कहूं कि ये पहला वाला जो प्रोजेक्टेड परसेंटेज है ये अगले 2 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, फिर उसके बाद एक नई परसेंटेज मैं प्रपोज करूं वो अगले 2 साल के लिए होगा, फिर एक नई परसेंटेज वो अगले वाले साल के लिए, तो 5 साल इस तरह से हो सकता है। या नहीं तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि हर साल के लिए अलग अलग परसेंटेज सेट करें। That is something difficult। यकीनन आप फोरकास्टिंग के अंदर आप फोरकास्टिंग को आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि परसेंटेज जो आप पैरामीटर सेट कर रहे हैं वो फोरकास्टेड परसेंटेज होगी ना, तो यकीनन आप उसको भी किसी न किसी तरह से ग्रो कर पाएंगे। यानी आपने कहा कि जो अभी 1 साल के लिए जो मैं सेल्स को ग्रो कर रहा हूँ वो 8% से ग्रो कर रहा हूँ, फिर अगले साल जो सेल्स ग्रो होगी वो ग्रोथ रेट क्या होगा, यानी ग्रोथ का ग्रोथ रेट कितना होगा, यानी ग्रोथ को मैं मजीद 10% से या 12% से या 15% से ग्रो कर रहा हूं, तो 8% का 10% मजीद कितना हो जाएगा, 8.8%, ठीक है जी। इसका मतलब है कि अगले साल के लिए जो ग्रोथ रेट बनेगा वो 8.8% हो जाएगा। तो दैट्स हाउ वी कैन स्ट्रेच इट, इस तरह से हम कर सकते हैं ताकि आप अपने जो फ्यूचर सिनेरियो है ना उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर सकें। बिकॉज वी नो के फ्यूचर जो होगा उसमें यकीनन एक कंपनी जो है ना वो अपने आप को ग्रोथ की डायरेक्शन की तरफ जो है ना वो रखेगी, उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो ग्रोथ की डायरेक्शन जो है ना उसको अचीव करने की कोशिश करे, राइट। तो ये हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ईयर व्हिच इज द बेस ईयर। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल 2024 आपका जो है ना वो बेस ईयर है एंड यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स 2025 26 27 28 29, तो 25 से लेकर के 29 तक का जो ईयर है ना उसकी आप प्रोजेक्शन करें। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, ठीक है। अगर मैं कहूं 10 ईयर तो आप 29 के बाद मजीद 5 साल और मजीद ऐड करें, ठीक है। अच्छा, इसका बड़ा अच्छा सा आसान सा तरीका, आप उसमें कोई मैसअप ना करें, तो आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न आपको बताऊंगा, आराम से आप उसको बहुत आसानी से आप क्रिएट करें। कोशिश ये कीजिएगा कि फर्स्ट ईयर की पहले प्रोजेक्टेड ईयर की जो प्रोजेक्शन आप कर रहे हैं ना उसको करेक्टली डेवलप करें। पहला साल, ये जो पहला साल है ना उसको करेक्टली डेवलप, जिसको सब्ट्रैक्ट होना चाहिए वो सब्ट्रैक्ट हो, जिसको ऐड होना चाहिए वो ऐड हो, जो परसेंटेज लगानी है वो परसेंटेज आप सही लगाई हो, जो फिक्स वैल्यू है वो फिक्स होनी चाहिए, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल होनी चाहिए, करेक्टली आपने सेल को स्पेसिफाई किया। तो पहले साल का जो आपकी प्रोजेक्शन है ना that must be correctly specified। अगर पहले साल की आपकी करेक्टली स्पेसिफाई हुई है वो आपने टाइम लगा लिया है, उसके बाद बाकी ईयर्स को आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू स्पेसिफाई।
5 साल 10 साल जितना आप उसको स्ट्रेच करना चाहें आप स्ट्रेच कर लें, जस्ट चुटकी बजाते हुए आपके बाकी 4 साल आपके कंक्लूड हो जाए। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। चलिए इसे वर्किंग करते हैं। अगली शीट पर आइए तो 1 साल की प्रोजेक्शन कीजिए। अगली शीट पे मैं यहाँ से ये सारी assumptions अपनी ना उठा रहा हूँ और यस पेज 114 118 एक ही मॉडल में शुरू की जो पेजेस हैं उनमें 1 साल की प्रोजेक्शन करके आपको दिखाई गई है, आगे के मॉडल में 5 इयर्स की प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर हम अभी बात करते हैं। अच्छा, आपने करना है किस तरह से आपने इसको डील करना है, हम पूरे मॉडल को हम डेवलप करेंगे, हम पूरी डेवलप करेंगे, राइट। तो आपने करना ये है कि ये जो यहाँ पर से आपने जो डेटा है ना 0 ईयर का जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये पूरा डेटा एज इट इज आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको एज इट इज आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया आपने, और कॉपी करके आप इसको बिल्कुल सामने यहाँ पर पेस्ट कर लें। अच्छा, पेस्ट क्या करना है आपने, पेस्ट स्पेशल में नंबर के तौर पर, वैल्यू के तौर पर इसको पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट स्पेशल में वैल्यू के तौर पर इसको पेस्ट कीजिएगा ताकि पूरा का पूरा डेटा एज इट इज आपके पास आ जाए। तो आपके पास बेस ईयर पूरा का पूरा यहाँ पर आपको मिल गया। That's the base year. Done? ये पूरा आपके पास बेस ईयर का पूरा डेटा आपके पास आ गया। Now we have to project it further. ठीक है, अच्छा यहाँ से ऊपर जो पैरामीटर्स दिए हुए थे इनको भी उठा लें यहाँ से। तो ये तो कुछ निकालने है ना, पैरामीटर्स को भी कॉपी करें, पूरे पैरामीटर्स को, और अपन को पैरामीटर्स भी निकालने एग्जैक्टली यहाँ पे लाकर के इसको भी पेस्ट स्पेशल कर लें वैल्यूज। ठीक है जी, चलेंगे। इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट हो गया है। अब हमने प्रोजेक्शन करना है और हमारे पास जो हमारे अजम्पशन है वो ये है, दिस इज आवर अजम्पशन, ये हमारी अजम्पशन कि डेट कांस्टेंट होगा, स्टॉक कांस्टेंट होगा और कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हैं उनको एज अ क्लास इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, लेट से 0 ईयर आपका 2024 का ईयर है, मींस बेस ईयर। तो अगला साल आपके पास होगा 2025 और इसको यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करें 26, 27, 28 और 29। ठीक है जी, डन। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट नंबर, इनकम स्टेटमेंट को आप सबसे पहले प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगेन टारगेट ये नहीं है कि मैं तमाम के तमाम 5 साल को पहले शुरू से प्रोजेक्ट करूंगा, पहला साल पूरा पूरी फाइनेंशियल पहले साल की कंप्लीट करनी है। दिस इज आवर टारगेट। ओके, पहले साल में वो मुझे कह रहे हैं कि आपकी जो सेल्स है 2024 की उसको ग्रो करवा दें 10% से। ग्रोथ रेट सिंगल है तो यही ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा फॉर 2025, 26, 27, 28, 29। ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा और इससे फायदा क्या होगा कि आपने जब जो कांस्टेंट है उसको फिक्स करना है, उस सेल वैल्यू को फिक्स करना है, और जो कांस्टेंट नहीं होगा उस सेल वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है,
ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट ईयर की हमारे पास तो सारा काम है ओके, जो लास्ट ईयर की सेल्स थी हमारे पास उसको हमने पिक किया, राइट। अच्छा, रिमेंबर स्ट्रेचिंग आपने कैसे करनी है, हॉरिजॉन्टल करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर दफा जो अगली वाली सेल बनेगी वो पिछली वाली सेल ग्रो होगी, तो टाइम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हम टाइम को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, राइट। अगर टाइम इन्वॉल्व नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब है कि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है अगर टाइम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फ्यूचर वैल्यू सेकंड टाइम पीरियड की है, फ्यूचर वैल्यू जो वन टाइम पीरियड की थी उसको ग्रो कर दिया, तो ये टाइम फ्री हो गया। तो हर दफा क्या हो गया, अगला वाला पिछले वाले के साथ कनेक्ट हो गया। हम इस पैटर्न को यूज कर रहे हैं, टाइम को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट तो मल्टीप्लाइड विद सेल्स ग्रोथ 1 प्लस ग्रोथ रेट, नाउ फिक्स दैट ग्रोथ रेट, अच्छा ग्रोथ रेट ठीक है जी। एंटर कर दिया आपने, तो पता ही चला कि ठीक है 1000 रुपए की जो है ना वो करंट ईयर की बेस ईयर की सेल्स थी, तो वो 10% से ग्रो करके जो प्रोजेक्टेड सेल्स बनेगी वो नेक्स्ट ईयर में 1100 की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, जा रहे हैं एक्सपेंसेस, अच्छे से मल्टीप्लाई की साइन स्टार्टिंग विद नेगेटिव साइन। अच्छा, ऊपर देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कोई पैरामीट्रिक वैल्यू दी थी आपको, किससे कनेक्ट है, सेल से, कौन सी सेल से, ये नए साल वाली उसी ईयर की सेल थी जिसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज पे की, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज चेंज नहीं होगी, इसको ये आगे तमाम ईयर्स के लिए सेम रहेगी, तो हम इसको फिक्स कर देंगे एंड मल्टीप्लाइड विद सेल्स। ठीक है ठीक है जी, मल्टीप्लाइड विद सेल्स हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट, क्योंकि ये पैसे आपके पॉकेट से जा रहे हैं, एक्सपेंस है, तो माइनस साइन के साथ आप इसको अटैच करेंगे। इंटरेस्ट रेट कितना है जो आप डेट पर पे कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी डेट तो सेम ही है ना 10% है, फिक्स करें इसको, मल्टीप्लाइड विद एवरेज डेट, एवरेज इन दोनों को 10 पे यही आएगा ना। एवरेज डेट, एवरेज इसका निकलेगा जिस ईयर की प्रोजेक्शन कर रहे हो और लास्ट ईयर का, इनका एवरेज निकालोगे। अच्छा, इस ईयर का अभी तक डेट आपने मेंशन नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप डेट वाले सेल को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो आप देखें आप कैसे निकालेंगे, AVRAG एवरेज, या तो आप एवरेज का फंक्शन यूज कर लें या फिर आप दोनों डेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लें, दोनों तरीकों से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एवरेज आप किसका निकालना है, आपने नीचे आए डेट वाले पार्ट में, तो आपका प्रीवियस ईयर का डेट ये रहा, तो इसको आपने सिलेक्ट किया, ठीक है जी। और नेक्स्ट ईयर का जो डेट है वो उसके साथ वाले सेल में आना है, मेंशन नहीं है अभी तक, आएगा, खाली है कोई बात नहीं, सेल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो आपने पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दें, आपको उसने एवरेज वैल्यू निकाल के दे दी होगी। अब हुआ क्या कि यहां पर जैसे ही आप डेट लेंगे वैसे ही वो ऊपर ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट कर, ठीक है। अच्छा, डेट वैसे हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, तो आप डेट को यहां पर फेच कर लें, ठीक है, और इसको फिक्स कर लें। तो ये आपके पास अगले तमाम ईयर्स में फिक्स ही रहेगा,
ऐसे ही है, क्योंकि सवाल में बोला है कांस्टेंट रखना। ऐसे ही है ना, तमाम में तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, राइट, क्योंकि कांस्टेंट आप अज्यूम कर रहे हैं। एग्जैक्टली आपने स्टॉक को भी क्या किया हुआ है, कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है, तो आप इसको फिक्स कर लें, ठीक है जी। अभी हमारा कंस्टेंट पहला था, रिमेंबर करें। अब आप देखें डेट आपका जो है उस पे इंटरेस्ट अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? पहले कुछ टाइम क्योंकि डेट में कोई चेंज नहीं है, इसलिए, ठीक है, डेट में कोई चेंज नहीं है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके पास रिजल्ट आपका वही है। अच्छा, एक सवाल ये एवरेज क्यों लिया गया जी, एवरेज क्यों लिया गया, क्या वजह है एवरेज लेने की? कोई तो वजह होगी एवरेज आउट करने की। एवरेज क्यों लिया? तो कांस्टेंट तो अभी है ना, रियल टाइम में हर दफा कांस्टेंट थोड़ी होगा, और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जिनको एवरेज आउट किया जा सकता है, ये हम करते हैं। एवरेज लेने की वजह क्या है, कोई आइडिया? ये बता सकते हैं, ये नहीं लेनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, अगर डेट कांस्टेंट नहीं है तो फिर एवरेज नहीं लेंगे। मेरा आसान सा मासूमाना सा सवाल है, एवरेज क्यों ले? हाँ भाई, एवरेज लेने की बहुत सारी और भी जो दूसरी क्वांटिटीज हैं उनको एवरेज आउट करने की एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि क्योंकि डेट जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं ज़रूरी नहीं है कि उतना ही डेट आपके पास उस पर्टिकुलर ईयर में इनकर हो रहा हो, वो फ्लक्चुएट कर सकता है। हो सकता है किसी टाइम पीरियड में आपको डेट एडिशनल लेने की ज़रूरत पड़े, ये जनरल बात कर रहा हूँ, उसका कॉन्स्टेंट से ताल्लुक नहीं है, ये जनरल बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी किसी पर्टिकुलर ईयर में डेट से रिलेटेड, उसमें कोई पेमेंट डेफर कर दिया हो आपने, कोई पेमेंट आपने लेट आप पे कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो डेट की पेमेंट है, प्रिंसिपल की जो पेमेंट है या पेमेंट है प्रोसेस है, वो आपका शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस टाइम पीरियड का था, वो अगले टाइम पीरियड पे चला गया। अब अगला टाइम पीरियड किसी के में ख्याल आ सकता है सर वो अगला टाइम पीरियड उसी एयर के अंदर होगा ना, बिल्कुल है, हो सकता है, बट व्हाट इफ कि अगर एयर जो है उसका जो पेमेंट ड्यू थी वो दिसंबर की थी, लेकिन उसने पे जो है ना वो जनवरी में किया, तो उसका तो चेंज हो गया, या उसकी पेमेंट ड्यू थी जून में, उसने पेमेंट जो है ना वो जुलाई में या अगस्त में किया, तो उसका तो फिस्कल ईयर चेंज हो गया आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको सैचुरेट करने की जरूरत है कि अगर अनइवनसी अगर अमाउंट बन रही है तो उस अनइवननेस को जो है वो सैचुरेट किया जाए। तो इसी वजह से एवरेज आउट किया जाता है, ताकि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही हो डेट अमाउंट के अंदर उसकी कैलकुलेशन में, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर इन दोनों की मदद से वो एवरेज आउट होकर के डिस्क्रिपेंसी उसकी जो है ना वो काफी हद तक सैचुरेट